आरटीई 2009 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है केवीएस का। इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, चाहे वो उसके नाम को लेकर हो, इंपॉर्टेंट डेट्स हो, धाराएं हैं, अध्याय है, उन धाराओं में क्या प्रावधान है ना, टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, सब कुछ आज की वीडियो में मैंने कवर कर रखा है। क्लियर है? हमारे पास एक लिमिटेड टाइम है, तो मिनिमम टाइम में कैसे मैक्सिमम तैयारी हो, ये मेरी पहली प्रायोरिटी है। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने सब कुछ वन लाइनर रखा है। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, फैक्ट्स है, सबका वन लाइनर है, जिसमें आपके कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल प्रोवाइड हो सके। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और प्लीज़ एंड तक देखना, बहुत ही इंफॉर्मेशन मिल जाएगी आप लोगों को। देखो, इसमें सबसे पहले होता है कि आरटीई अधिनियम का पूरा नाम क्या है। पहला क्वेश्चन तो आपको यहीं से बनता है। हम लोग हमेशा ज़्यादातर क्या बोल देते हैं, राइट टू एजुकेशन या शिक्षा का अधिकार। ये ठीक है, लेकिन इसका पूरा नाम जो होता है वो है द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। हिंदी में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम। मतलब कि बच्चों को अधिकार है, बच्चे अब भारत के जो है उनको मौलिक अधिकार मिला है, स्वतंत्र है बच्चे। हर एक बच्चे को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देना एकदम से ज़रूरी और अनिवार्य है। हम किसी भी बच्चे को रोक नहीं सकते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है? वो जब तक चाहे एकदम स्वतंत्र है पढ़ने के लिए। तो ये कहती है हमारी राइट टू एजुकेशन आरटीई। क्लियर हो गया? अब देखो, जब बच्चों से रिलेटेड है तो आरटी का मुख्य उद्देश्य भी शिक्षा से, बच्चों से ही रिलेटेड होगा। इसने कहा है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा देना है, चाहे वो किसी भी तबके से आते हो, किसी भी संस्कृति से आते हो, किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, वट एवर। अगर वो इंडियन है तो उन्हें 6 से 14 वर्ष के तमाम बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करना ज़रूरी में से है। वहीं अगर दिव्यांग बच्चों की बात करते हैं, मतलब जो फिजिकली हैंडीकैप है या गिफ्टेड चाइल्ड है, उनके लिए एज है आपका 6 से 18 साल। यहाँ पे आपका क्लियर हो गया। एक तरह से बोल सकते हैं कि शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण करना है, क्योंकि हर एक बच्चा इंपॉर्टेंट है, तो हर एक बच्चे को प्रोवाइड करना, एजुकेशन फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है। क्लियर है? अभी देखो, यहाँ पे एक वर्ड आया अनिवार्य। तो अनिवार्य वर्ड का मतलब क्या हुआ कि उचित सरकार, ऑब्वियस सी बात है, सरकार कौन होगी, केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार, यहीं से टीचिंग का जो भी होता है पैमाना होता है आगे बढ़ता है। तो ये जो सरकार है वो दाखिले की, उपस्थिति की और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता सुनिश्चित करेगी। मतलब बच्चे को एडमिशन की बात होगी, एडमिशन हो गया तो ये भी ध्यान देना है कि बच्चे क्लास में आ रहे हैं कि नहीं, स्कूल आ रहे हैं कि नहीं, उनकी प्रेजेंस हो रही है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है ना कि एडमिशन लेके वो घर पर बैठ गए। तो ये सारी चीज़ों को, और साथ ही साथ जो बुनियादी एजुकेशन है, प्रारंभिक शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन, उसको सुनिश्चित करना, उसको उस पर ध्यान देना, ये आरटी का उद्देश्य है। क्लियर हो गया? अभी देखो, हम जानते हैं ना कि कोई भी कानून होता है या कोई भी विधेयक को पास होने के लिए उनको सबसे पहले जैसे राज्यसभा में मंजूरी मिलती है, वहाँ से फिर लोकसभा में पारित होता है। जब वहाँ हुआ तो फिर राष्ट्रपति मंजूरी देती है, और जब राष्ट्रपति उसको अप्रूवल देता है तो ऑब्वियस सी बात है वो चीज़ हमारे देश में कानून में लागू हो जाती है, वो कानून हमारे देश में लागू हो जाता है। तो सेम चीज़ आरटीई के साथ हुआ। तो इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लो क्या क्या है। देखो, आरटीई जो है वो राज्यसभा में 20 जुलाई 2009 को पारित हुआ था। क्लियर है? 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा में, 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में पारित हुआ। वहीं 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति ने मंजूरी दी। ठीक है? तो जब राज्यसभा में पारित हुआ, लोकसभा में पारित हुआ, फिर राष्ट्रपति ने भी इसको अप्रूव कर दिया। तो ये पूरे देश में 1 अप्रैल 2010 को पूरे देश में लागू हो गया, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर 1 अप्रैल 2010 को पूरे देश में ये लागू हो गया था। तो भले हम लोग क्या बोलते हैं, आरटीई 2009 बोलते ज़रूर हैं, लेकिन अगर आप बात करेंगे कि लागू कब हुआ तो ये हो जाएगा भाई आपका 1 अप्रैल 2010। वैसे भी 1 अप्रैल को हम लोग फूल डे मनाते हैं, तो एक तरह से क्या हो रहा है, फूल ही हम लोग बन रहे हैं। सभी बच्चे को, आज भी बहुत सारे ऐसे बच्चे बहुत सारे ऐसी जगह से बिलोंग करते हैं जिन्हें एजुकेशन नहीं मिल पा रही है। तो खैर ये उस सेंस में मत लेना, बस यहाँ पे आपको याद करवाने के लिए कि 1 अप्रैल 2010 से आरटीई लागू हुआ था पूरे देश में, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब ऑब्वियस सी बात, ये संविधान से जुड़ी बात है, क्योंकि बच्चों को मौलिक अधिकार मिला, पढ़ने की आज़ादी मिली, है ना। हम तो यहाँ पे क्या हुआ, भारतीय संविधान में 86 नंबर पे संशोधन हुआ, यानी कि 86वां संशोधन हुआ, अमेंडमेंट हुआ, जिसमें अनुच्छेद आर्टिकल 21A जोड़ा गया। ठीक है, 21A जोड़ा गया। 21A का नाम ही होता है शिक्षा से रिलेटेड। तो 21A में क्या हुआ कि शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा मिल गया। मतलब अभी सभी बच्चों को अनिवार्य और मुफ्त की शिक्षा लेना ज़रूरी हो गया, और आप कोई भी बच्चे को मना नहीं कर सकते, उन्हें रोक नहीं सकते। तो यहाँ पे बात हो गई, यहाँ पे ख़त्म। अभी देखो, अभी क्या हुआ, भारत का क्या पोजीशन उसको देखो।
इससे रिलेटेड एक पॉइंट है कि भारत जो है शिक्षा का अधिकार यानी आरटीई लागू करने वाला विश्व का 135 नंबर वाला देश बन गया, यानी 135वां देश है। इससे पहले भारत से पहले 134 देश है जो कि आरटीई को लागू कर चुके थे और भारत की पोजीशन क्या है 135। और भारत में भी अगर बात की जाए तो राजस्थान जो है, राजस्थान आरटीई लागू करने वाला पहला राज्य बन गया। वो कब है आपका भाई, 1 अप्रैल 2011 से आरटीई एक्ट राजस्थान में लागू हुआ, यानी 1 अप्रैल 2010 को पूरे देश में लागू हुआ जम्मू कश्मीर को छोड़कर, वहीं 1 अप्रैल जस्ट उसके 1 साल के बाद 2011 से आरटीई राजस्थान में लागू हुआ। क्लियर है। अब इससे रिलेटेड और भी बातों को जानते हैं। देखो यहाँ पे चार्ट बना हुआ है कि न्यूनतम कार्य दिवस और शैक्षणिक घंटे, इसकी बात हुई है। यहाँ पे ध्यान देना, प्राइमरी स्टेज पे 1 to 5 होता है और उच्च प्राथमिक 6 to 8 होता है, सब जानते हैं। तो प्राइमरी में 365 दिन में बच्चों को 200 दिन देने हैं, पढ़ाने हैं, और 800 घंटे की बात हुई है। और प्रतिदिन जो शिक्षण कार्य है वो 4 घंटे होंगे, ये चीज़ हो गई। और 6 to 8 की बात करते हैं तो 220 दिन, 1000 घंटे और 4.5 घंटे आपको मिनिमम देने होंगे। अब ये नहीं कहना कि टीचर 4.5 घंटे पढ़ा रहे तो बाकी क्या, नहीं, वो नहीं कर सकते कि दाएं बाएं देख के निकल गए। ठीक है, आपको स्कूल में रहकर एक्स्ट्रा और भी जो करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, टीचिंग के अलावा जो चीज़ें होती हैं, उसमें आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी ड्यूटी, अपना कर्तव्य निभाना होगा। ये क्लियर है। चलो अभी यहाँ से जुड़ी एक चीज़ और देखो यहाँ पे बात हुई है कि धारा 25 में शिक्षक छात्र अनुपात का वर्णन है। ये धारा कितनी धाराएं हैं, क्या है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में थोड़ी देर के बाद बात करेंगे। पहले देखो शिक्षक छात्र यानी टीचर स्टूडेंट का रेशियो क्या है। देखो जब हम बात करेंगे प्राथमिक स्तर पर यानी कि 1 to 5 की बात करेंगे तो वहाँ पे 30:1 है, मतलब कि 30 बच्चों पर एक टीचर होने चाहिए। 30 बच्चे हैं तो वहाँ पर एक टीचर होंगे प्राइमरी स्टेज पर। जहाँ भी 30 बच्चे से एक भी बच्चे ज़्यादा हुए तो टीचर की संख्या डबल हो जाएगी, यानी कि 2 हो जाएगा। यहाँ देखो 30 स्टूडेंट पर एक टीचर, 30 से एक भी ज़्यादा हुआ और 60 से कम है तो वहाँ पे 2 टीचर्स, 60 से एक भी ज़्यादा हुआ और 90 से कम है तो 3 टीचर्स, और 90 से एक भी ज़्यादा और 120 से कम है तो 4 टीचर्स, और अगर 150 से 200 बच्चे हो गए तब 5 टीचर्स प्लस एक प्रिंसिपल होंगे। ये कहती है आपकी प्राइमरी। और अगर 200 से अधिक बच्चे हो गए तब वहाँ पे टीचर स्टूडेंट का रेशो 40:1 हो जाएगा, मतलब अब 40 बच्चों पर एक टीचर हो जाएंगे। तो ये चीज़ आप लोग बहुत ध्यान से देखना कि 1 to 5 के लिए 1:30 का रेशो है, ठीक है, और 200 से अधिक होने पर 1:40 का रेशो है। वही अगर हम 6 to 8 की बात करते हैं तो 6 to 8 में टीचर स्टूडेंट रेशो 1:35 है, मतलब कि 35 बच्चों पर एक टीचर्स होंगे और 100 से अधिक होने पर, 100 से अधिक बच्चे होने पर एक प्रिंसिपल ऐड हो जाएंगे। ये आपका क्लियर हो गया। अभी देखो आरटीई में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इसकी धाराएं, अनुसूची और अध्याय। तो आरटीई में टोटल 38 धाराएं हैं, 38 सेक्शंस हैं, 7 अध्याय हैं, मतलब 7 चैप्टर्स हैं और एक अनुसूची है। इसको हम लोग 1 by 1 अभी देखते हैं। देखो 7 चैप्टर्स है, लेकिन जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जितने चैप्टर्स और जितनी धाराएं आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बस उतना का कलेक्शन मैंने रखा है ताकि आप लोग पे बर्डन नहीं हो और बहुत आराम से आप लोग के नोट्स तैयार हो जाएं। सबसे पहले चैप्टर 1 की बात करते हैं। चैप्टर 1 में यानी अध्याय 1 में 2 धाराएं हैं, 2 सेक्शंस हैं। धारा 1 कहती है जिसमें आरटीई का फुल नेम की बात की गई है, मतलब इसमें प्रस्तावना या इंट्रोडक्शन की बात हुई है। तो आरटीई का फुल नेम क्या हुआ, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की बात हुई है। ये धारा 1 की बात है। फिर आती है धारा 2 यानी सेक्शन 2 में नॉर्मल और गिफ्टेड चाइल्ड की परिभाषा बताई गई है, मतलब जो सामान्य बच्चे हुए या असामान्य बच्चे हुए, हर तरह के बच्चे हैं तो उसको डिफाइन किया गया कि आप किसको किस कैटेगरी में रखेंगे। ये बात हुई आपकी धारा 2 चैप्टर 1 की बात होगी। क्लियर हो गया। अब हम लोग चैप्टर 2 देखते हैं। तो चैप्टर 2 में धारा 3 सेक्शन 3 में बात हुई है एज ग्रुप की, मतलब कि बच्चे को किस कैटेगरी में यानी किस एज उनका क्या क्राइटेरिया रहेगा उसकी बात हुई है। देखो अभी हमने जाना था कि जो नॉर्मल एज ग्रुप के बच्चे होते हैं उनका होता है 6 से 14 वर्ष और जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं, उनका होता है 6 से 18 वर्ष। क्लियर हो गया। ये आपकी धारा 3 कहती है। फिर आपकी धारा 4 में है कि बच्चों का एडमिशन उनके एज के अकॉर्डिंग होगा। जैसे कि 15 साल के बच्चे को आप क्लास 5 में एडमिशन नहीं ले सकते, मतलब समझ रहे हो ना कि बच्चों का एडमिशन उनके एज के अकॉर्डिंग होगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि सपोज करो एक 9 साल का बच्चा है जो कभी स्कूल नहीं गया, तो उसको किस क्लास में एडमिशन मिलेगा, तो वहाँ पे आपका आंसर होगा वहाँ उसको 4 क्लास में एडमिशन मिलेगा। ठीक है, और ये आपकी धारा 4 के अंतर्गत आता है। फिर बात होती है धारा 5। तो धारा 5 कहता है भाई देखो
इसमें क्या है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं ना जो किसी कारणवश स्कूल चेंज करते हैं ना, उन्हें चेंज करना पड़ता है, कोई दूसरे स्कूल या दूसरी जगहों पे चले जाते हैं और उन्हें टीसी की ज़रूरत होती है, मतलब ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। तो अगर टीसी मांगते हैं तो स्कूल को एकदम देना ही देना है, आप बच्चों को टीसी देने से रोक नहीं सकते, और विदिन 7 डेज 7 दिन के अंदर में बच्चों को टीसी प्रोवाइड कर देना है, अदरवाइज आप पर कार्रवाई हो सकती है। ये कहती है धारा 5 चैप्टर 2 की बात है। क्लियर हो गया। अब हम लोग चैप्टर 3 की बात कर लेते हैं। तो चैप्टर 3 में धारा 6 यानी जो सेक्शन 6 है वो स्कूल और बच्चे के घर की दूरी बताता है, मतलब जो बच्चे के घर और उनसे जो स्कूल का डिस्टेंस कितना होगा वो देखो। अगर बात हम लोग 1 to 5 की करते हैं तो 1 to 5 में स्कूल और बच्चों के घर से डिस्टेंस 1 किलोमीटर के अंदर में होना चाहिए, मतलब जो बच्चों का घर है उनके स्कूल से 1 किलोमीटर अंदर के रेंज में होने चाहिए। वहीं 6 to 8 की बात की जाए तो 3 किलोमीटर की यानी 3 किलोमीटर के अंदर उसका रेंज होना चाहिए। क्लियर हो गया। अभी देखो धारा 7 बात क्या करता है कि स्कूल को देने वाले फंड की बात करती है। तो यानी कि ऑब्वियस सी बात है कि किसी भी स्कूल में फंडिंग कहाँ से होती है, सेंट्रल या स्टेट की तरफ से, केंद्रीय सरकार देती है चाहे वो बिहार सरकार देती है, तो ये फंडिंग होती है। तो फंडिंग का फंडा समझते हैं। तो सेंट्रल का और स्टेट का रेशियो क्या होता है 60:40, यानी 60% सेंट्रल बोर्ड और 40% स्टेट देगी। लेकिन अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो 90:10 हो जाता है। नॉर्थ ईस्ट में 90% और स्टेट जो गवर्नमेंट होती है वो आपकी 10% देती है। ये आपके धारा 7 की बात है। अभी देखो हम लोग चैप्टर 4 की बात करते हैं। चैप्टर 4 जो है वो आपका आरटी का सबसे ज़्यादा धारा रखने वाला चैप्टर है। क्लियर है। इसमें देखो धारा 12 की बात हुई है, 8, 9, 10 जो इंपॉर्टेंट चीज़ें बस उसको कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, जो भी आपके एग्जाम में आएगा बस उसको ही हम लोग ध्यान में देखते हैं। तो जो धारा 12 है वो निर्धन बच्चों के लिए 25% सीट्स आरक्षित रखने की बात इसमें है। मतलब कि अगर बहुत सारे ऐसे प्राइवेट स्कूल्स होते हैं जहाँ पे बच्चों का एडमिशन हो रहा है, तो गरीब बच्चे जो होते हैं या निर्धन पॉवर्टी वाले बच्चे होते हैं उनके लिए 25% सीट्स जो है वो रिजर्व है। आप बच्चों को, वैसे बच्चे अगर वो कैपेबल हैं, एडमिशन लेने योग्य हैं, तो आप उनको रोक नहीं सकते, उनके गरीबी के आधार पर आप उनको बिल्कुल नहीं रोक सकते हो। ये आपके लिए 25% उन बच्चों के लिए रिजर्व है। क्लियर हो गया। ये धारा 12 कहती है। वहीं पे धारा 13 की बात हो रही है। तो ये कहता है कि एडमिशन टाइम पर कोई फीस नहीं लेनी है। बहुत सारे ऐसे स्कूल्स होते हैं ना जो पहले ही जाते के साथ आप एडमिशन के लिए जाओ तो सबसे पहले अपना मोटा मोटा प्रोस्पेक्टस लिख बता देंगे कि ये है वो है, आपको इतना फीस जमा करना होगा, ऐसे वैसे दिस दैट नहीं आप कर सकते हैं। ठीक है, निःशुल्क एडमिशन लेने की बात है यहाँ पे धारा 13 में। क्लियर हो गया। अब जो धारा 14 है तो ये आपके 2 सेक्शन में डिवाइडेड है, 14(1) एंड 14(2). 14(1) कहता है कि अगर आपने एडमिशन के टाइम पर फीस लिया तो फाइन लग जाएगा, एकदम फाइन लग जाएगा। लेकिन आज के टाइम में तो जहाँ भी जाओ तो वो पहले तो फीस की ही बात करते हैं, लेकिन चलो ठीक है वहाँ पे लेकिन आरटी कहती है कि कोई फीस नहीं लेना। अगर आपने फीस लिया तो आपको तुरंत में पनिशमेंट हो सकती है, फाइन लग सकता है। क्लियर है। और जो धारा 14(2) है इसमें क्या है कि बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होने पर आप एडमिशन नहीं रोक सकते हैं। मतलब कि बहुत ज़्यादा ऐसा होता है ना कि एडमिशन के टाइम पे बर्थ सर्टिफिकेट मांगा जाता है या कास्ट सर्टिफिकेट है ना, आय प्रमाण पत्र हो गया, जाति प्रमाण पत्र। तो अगर ये आपके बच्चों के पास नहीं है तो आप उनको रोक नहीं सकते हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जैसे वो अनाथ हैं है ना, या उनके पास नहीं बनी हुई है, तो आप एडमिशन का टाइम, सेशन का टाइम निकल रहा है तो आप उनको रोक नहीं सकते। आप एडमिशन ले लो, भले वो बाद में आके सबमिट कर दें, है ना। तो ये सारी चीज़ों के बारे में बात की गई है। क्लियर है। अब धारा 15 की बात करते हैं। तो ये भी वही बात है कि एडमिशन लेने से मना नहीं कर सकते हैं। जैसे देखो रनिंग सेशन जो है वहाँ तो आप जैसे एग्ज़ाम से पहले वो तो ठीक है आपका एडमिशन होगा, लेकिन अगर कोई बच्चे मिड सेशन में आ रहे हैं, सपोज करो कि कहीं से ट्रांसफ़र होकर आ रहे हैं या और भी चीज़ों की वजह से उनकी पढ़ाई बीच से स्टार्ट हो रही है, तो ऐसे बच्चों का भी आप एडमिशन लेंगे, उन्हें आप वंचित नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि आप उनको छोड़ दें, इग्नोर नहीं कर सकते, उनका एडमिशन लेना है। ठीक है। अच्छा यहाँ पे जो धारा 14 में ही है, यहाँ पे एक बात ये है, बहुत सारे ऐसे स्कूल होते हैं ना जो पहले अभी क्या बोलते हैं टीचर्स जो होते हैं या पेरेंट्स का भी इंटरव्यू लेते हैं, एक तरह से पेरेंट्स को जज करते हैं, आते हैं। तो इन सब चीज़ों को मना किया गया, लेकिन फिर भी बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जो अभी इन सब चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहे हैं, रन नहीं कर रहे हैं। तो क्या किया जाए, अब हम लोगों की बदकिस्मती ही बोल लो। चलो फिर है धारा 16, धारा 16। इसमें कह रहा है कि बच्चा अगर बीच में स्कूल नहीं छोड़े, इसकी पॉलिसी है। ये सिंपल है। इसके बाद वाला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, चलो उसको देखते हैं। जो है वो है धारा 17।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कहता है कि बच्चों को शारीरिक या मानसिक तरह से आप उनको प्रताड़ित नहीं कर सकते हैं। मतलब आप बच्चों को चाहे फिजिकली मेंटली आप किसी तरह से टॉर्चर नहीं कर सकते, किसी तरह से उन पर प्रेशराइज नहीं कर सकते हैं। पहले के टाइम में जैसे मास्टर कूट देते थे पकड़ के, अब आप बिल्कुल नहीं कर सकते। आपको जेल हो सकती है, आप पे फाइन लग सकता है, बहुत तरह की बातें हो सकती हैं। तो याद रखिएगा ये 17 पर खतरा है टीचर्स के लिए, एकदम अलर्ट वाली बातें हैं। आप बिल्कुल भी बच्चों को आप समझाओ, पेरेंट्स से कंसल्ट करो, लेकिन आप उनको फिजिकली हो गया मेंटली आप उनको बिल्कुल भी पनिश नहीं कर सकते हो। क्लियर हो गया? नहीं तो स्कूल कमेटी आपको पनिश कर देगी। चलो अगला है धारा 21। धारा 21 है जो वो आपका SMC पे डिपेंड करता है। SMC क्या होता है? स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, मीन्स विद्यालय प्रबंधन समिति, इसका प्रावधान है। और SMC जो होते हैं उसके जो अध्यक्ष होते हैं वो हमारे पेरेंट्स होते हैं, अभिभावक होते हैं। क्लियर है? तो ये धारा 21 बोलती है। धारा 22 में क्या बोला गया है? स्कूल मैनेजमेंट डेवलपमेंट कमेटी की बात हुई है, यानी SMDC। ये क्या है? ऑब्वियस सी बात है, स्कूल भी तो डेवलप करेगा ना, उसको भी तो डेवलपमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारा उसको ग्रेडिंग मिलती है, अपग्रेड होते हैं वो टाइम टू टाइम। तो इन सब चीज़ों की बातें हुई हैं। धारा 23 जो है वो आपके टीचर्स की योग्यता की बात होती है। टीचर्स योग्य हैं भी नहीं, देखो है ना, अभी CTET होता है, स्टेट होता है, बहुत सारी चीज़ें, अभी KVS का हो रहा है। तो क्या हो रहा है, एक तरह से टीचर्स को परखा ही तो जा रहा है ना कि टीचर्स पढ़ाने लायक है भी कि नहीं, बस कि चोरी करके किसी तरह से बस आ गए हैं, तो या फिर कैपेबल हैं कि नहीं, चीज़ों को वो पढ़ाने में अपने सब्जेक्ट कंसर्न सब्जेक्ट को लेकर वो दक्ष हैं कि नहीं। तो इन सब चीज़ों की बात होती है धारा 23 में। ठीक है। फिर धारा 24 जो है वो टीचर्स की ड्यूटी से संबंधित है। टीचर्स की भी बहुत सारी ड्यूटीज़ होती हैं, उन सब से रिलेटेड है। फिर जो अगला आपका धारा 27, इसमें बात हुई है कि परमानेंट टीचर ट्रेनी टीचर से मेन काम नहीं करवा सकते हैं। देखो जब हम लोग B.Ed क्लास में होंगे तो ऑब्वियस सी बात है, हम लोग क्या होते थे, कहीं ना कहीं ट्रेनी टीचर के रूप में गए होंगे किसी ना किसी स्कूल में पढ़ाने। तो वहाँ जो मेन टीचर होते, हम किसी क्लास के क्लास टीचर नहीं बन सकते थे, या और भी कोई फैसला कोई डिसीजन में हम लोग पार्ट नहीं ले सकते थे, क्योंकि हमारा काम होता था बस एज ए ट्रेन टीचर हमें बच्चों को पढ़ाना और घर आना, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो वही बात है कि वहाँ के जो परमानेंट टीचर है ट्रेनी टीचर को मेन काम नहीं करवा सकते, ये धारा 27 कहती है। वहीं जो धारा 28 है वो कहती है जो परमानेंट टीचर है, मतलब कोई स्कूल के जो परमानेंट टीचर है वो प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते हैं। तो धारा 17 हो गया, धारा 28 हो गया, धारा 24 हो गई, ये सारी कुछ ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अभी चैप्टर 5 की बात करते हैं। तो इसमें 2 धाराएं हैं। धारा 33 ये कहता है कि टीचर्स जो है वो स्टूडेंट का लर्निंग रिकॉर्ड रखें। लर्निंग रिकॉर्ड मतलब एक तरह से आप पोर्टफोलियो बोल सकते हो। पोर्टफोलियो क्या होता है? एक रिकॉर्डिंग होता है जिसमें क्या होता है, स्टूडेंट से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं, उनसे उनके बेसिक इन्फॉर्मेशन, इंटरेस्ट वगैरह वगैरह सब कुछ होते हैं। तो क्या होता है, बच्चे जब न्यू सेशन में जाते हैं तो वहाँ के जो करंट टीचर्स होते हैं उनको कितना ईजी पड़ जाता होगा ना बच्चों को समझना, बच्चे को किस में इंटरेस्ट है, उनकी नीड्स क्या है ना, वो कितना डेवलप कर रहे हैं, उनका प्रोग्रेस क्या हो रहा है भी कि नहीं हो रहा है। इन सब चीज़ों का लेखा जोखा कहीं ना कहीं पोर्टफोलियो में तैयार रहता है। तो ये आपकी धारा 30 कहती है। वहीं धारा 25 जो है वो टीचर स्टूडेंट रेशियो को बताती है। अभी हमने पढ़ा कि 1:5 में, मतलब क्लास 1 to 5 में 30 बच्चों पर एक टीचर, और 6 to 8 में 35 बच्चों पर एक टीचर। तो ये RT से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। लेकिन अब ऑब्वियस ही बात है, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ होने के बाद कुछ ना कुछ तो डीमेरिट दोष रह ही जाता है। तो दोष इसका यही है कि बात 6 से 14 वर्ष के बच्चों की गई है ना, लेकिन अभी बहुत जगह लागू नहीं हुआ। मतलब अभी भी बहुत सारे बच्चे क्या है, बहुत सारे ऐसी जगहों के बच्चे जो बिल्कुल अभी भी वंचित है शिक्षा से, ये हो गया। या फिर यहाँ पे मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सबको समान शिक्षा देना। तो ये सारी कुछ ऐसी ऐसी छोटी छोटी डिमेरिट्स होती हैं जिसको अभी ओवरकम करना, दूर करना ज़रूरी है, तभी हमारा देश क्या होगा, बहुत आगे जाएगा। तो ये तो RT से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग इंकरेज करो, शेयर करो, अपने फ्रेंड्स को और भी लोगों को शेयर करो जिनको इनकी ज़रूरत है। ठीक है, चलो। और हाँ, आप लोग प्लीज़ अपने जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है या जो करने वाले हैं इन फ्यूचर, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने बेल आइकन को प्रेस करो ताकि जितने भी नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।